एवरीबॉडी, माई सेल्फ अर्पिता निगम। मैं हेल्थ प्लैनेट की तरफ से आपके सामने नर्सिंग फाउंडेशन के कुछ और इम्पॉर्टेंट नॉर्सिट के क्वेश्चंस लेके आई हूँ और स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड नर्स, स्टाफ नर्स। ओके, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी है यहाँ पे स्टाफ नर्स की, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्वालिटी केयर, देन ऑब्जर्वेशन एंड द रिपोर्टिंग, देन रिकॉर्ड कीपिंग एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं। हमने जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो हम लिस्ट डाउन करते हैं कि स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग एंड देन क्वालिटीज़ ऑफ नर्सिंग, एलिमेंट्स ऑफ नर्सिंग। तो उसमें सब आता है एक क्वालिटी केयर। क्वालिटी केयर मतलब क्या होता है, पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना। हम बेस्ट पॉसिबल वे में पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करते हैं। जो स्टाफ नर्स होती है वो पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल वे में क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। देन ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। नर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है और लास्ट स्टेप होता है सबसे पहला काम होता है ऑब्जर्वेशन और लास्ट काम होता है रिपोर्टिंग। ठीक है, तो हम सबसे पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं और रिपोर्ट करते हैं अपने सीनियर्स को, अपने फिजिशियंस को कि पेशेंट का क्या क्या लैक्स रह गया है, क्या और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो ये भी एक पार्ट है। ठीक है, देन द रिकॉर्ड कीपिंग। हमें लास्ट बहुत सालों तक पेशेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं 5 साल तक रखने होते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं पेशेंट के रिकॉर्ड्स को, और वो हमें सेफली रखने होते हैं। तो रिकॉर्ड कीपिंग भी एक आंसर है। लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मेन आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक स्टाफ नर्स की होती है। नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन विच हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। तो 4 विटामिन दिए हुए हैं। विटामिन ए क्यों यूज होता है? विटामिन ए इज फॉर द विजन इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, हम कहते हैं कि हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए ताकि हमारी आंखों की रोशनी बढ़ी रहे, पम्पकिन खाना चाहिए जिसकी वजह से आंखों की रोशनी बढ़ी रहे। तो उसमें क्या होते हैं, उसमें विटामिन ए की मात्रा होती है जिसकी वजह से हमें विजन हमारा इम्प्रूव होता है, अच्छा होता है। ठीक है, विटामिन सी इज फॉर वुंड हीलिंग। ओके, विटामिन सी इज फॉर वुंड हीलिंग। ओके, देन आता है विटामिन के, ई। विटामिन ई इज फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ओके, देन आता है विटामिन के, दैट इज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ओके, तो ये 4 विटामिन यूज होते हैं इस तरह से। तो पूछा है फॉर विटामिन वुंड हीलिंग कौन सा विटामिन होता है, वो विटामिन सी होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन। व्हाट इज इम्यूनोग्लोबिन, फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है। इम्यूनोग्लोबिन एक तरह का एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी मीन्स एक तरह से हमारी बॉडी में ये इम्यून सिस्टम का काम करता है। ठीक है, एक तरह से ये इम्यून सिस्टम का इम्यूनिटी का काम करता है हमारी बॉडी में। जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स आते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब हमारी बॉडी में जब इंटर करते हैं तो उनको डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है इम्यूनोग्लोबिन। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। फर्स्ट होता है आईजी। ठीक है, आईजीजी हमें सब पता है कि आईजीजी एक्चुअली में यूज कहाँ प्रेजेंट होता है। इट प्रेजेंट इन ब्लड, प्लाज्मा। ठीक है, तो ये ब्लड, प्लाज्मा और ये टिश्यू जो फ्लूइड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है टिश्यू फ्लूइड्स, इसमें प्रेजेंट होता है आईजीजी। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, ये जो क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बेबी को। ठीक है, जो फीटस होता है मदर के में, उसको नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आईजीजी। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आईजी। इसको हम इसका नाम क्या होता है, गामा। ओके, आईजीजी को हम गामा भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है आईजीए।
IgA। IgA को हम क्या कहते हैं? अल्फा। इसका नाम होता है IgA मीन्स अल्फा। तो ये किस में यूज होता है? अल्फा कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है, टीयर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। IG और हाँ ठीक है, IgA हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है, टीयर्स में होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, और इसको हम ये हमें प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड लोकल इम्यूनिटी। ओके, इट प्रोवाइड्स लोकल इम्यूनिटी टू द बॉडी, ठीक है। ये हो गया IgA। देन नेक्स्ट आता है व्हाट इज IgM। IgM is mu. We can also say it as IgM is a mu, ठीक है। देन व्हाट इज कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है? ये लो कंसंट्रेशन फॉर्म में, ये हमारे इंट्रासेलुलर जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। ये लो कंसंट्रेशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन, ओके। और ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ओके, इट कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। और ये मैक्रोएल्म भी होता है, मैक्रो इम्यूनोग्लोबिन भी इसी को कहते हैं। IgM को हम कहते हैं मैक्रो इम्यूनोग्लोबिन। देन आता है IgE। IgE is also called as epsilon, that is epsilon, ओके। और ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में जो क्या नाम IgE क्या करता है? ये हमारी बॉडी में जब एलर्जीज होते हैं, एलर्जी रिएक्शंस होते हैं, तो ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तब ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ओके। सो दिस इज अ लार्ज इम्यूनोग्लोबिन। लार्जेस्ट क्या होगा? IgM। M से माइक्रो हमें याद रखना है, मैक्रो, तो M से मैक्रो, मैक्रो मतलब लार्जेस्ट होता है ये इम्यूनोग्लोबिन, ओके। तो इसका आंसर होगा IgM। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ लामा। लामा का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव एंड मेडिकल एडवाइस, लीव अलोन विद मेडिकल एप्लीकेशन, देन लीव अगेंस्ट मेडिकेशन अप्लाइड, ओके। सो लामा का फुल फॉर्म होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मीन्स अगर फिजिशियन अलाउ नहीं कर रहा है तब भी पेशेंट को जाना होता है, और वो या तो वो भाग जाता है, मेंटल प्रॉब्लम्स में क्या होता है, पेशेंट भाग जाता है, तो हम लिखते हैं एब्सकॉन्डेड या लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। और मेडिसिन वार्ड्स में क्या होता है, सर्जरी वार्ड्स में क्या होता है, पेशेंट को जाना होता है, तो वो पेशेंट से जो फिजिशियंस होते हैं, सर्जन्स होते हैं, उनसे बोलते हैं कि मुझे जाना है, बट सर्जन्स बोलते हैं कि नहीं, अभी आपकी कंडीशन उस तरह से नहीं है कि आपको हम डिस्चार्ज कर सकें अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल, लेकिन बोलते हैं नहीं मुझे जाना है, या उनको कहीं और ट्रीटमेंट लेना होता है, कुछ भी होता है, कोई भी रीजंस होता है, तो उसमें फाइल में लिखा जाता है लामा, दैट इज लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, बिकॉज हमारे फिजिशियन ने अलाउ नहीं किया है, बट पेशेंट को जाना है तो वो जा सकता है, उस कंडीशन में लिखते हैं हम लामा, ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट, इन ट्राइज येलो कलर इंडिकेट्स। हमें सबको पता है ट्राइज हम कब यूज़ करते हैं, ट्राइज में 4 कलर्स होते हैं जो कि हम डिज़ास्टर टाइम में यूज़ करते हैं, और उसमें हम पेशेंट्स को कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट 4 कलर्स में, ताकि उनको हम उनके नीड के अकॉर्डिंग केयर प्रोवाइड कर सके डिज़ास्टर टाइम्स में, ठीक है। तो पहला होता है रेड, ओके, देन नेक्स्ट इज येलो, then next is green,
देन लास्ट इज ब्लैक। ठीक है, तो ये 4 कलर्स होते हैं। ओके, ये 4 कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। सो रेड में हम कौन से पेशेंट्स को रखते हैं? इमरजेंट पेशेंट्स, मींस जो जिनको इमीडिएट केयर की ज़रूरत है, तुरंत हमें इमरजेंसी है, वो जैसे कार्डियक अरेस्ट है तो उनको इमरजेंसी है, उन पेशेंट को उनको हम रेड बैंड बांधते हैं। ठीक है, देन अर्जेंट पेशेंट येलो, येलो में हम रखते हैं अर्जेंट पेशेंट जो जिनको नीड है पर वो थोड़ी देर रुक सकते हैं, क्रिटिकल है बट वो थोड़ी देर उनको हम रोक सकते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को इंजरी है तो हम उससे थोड़ी देर रोक सकते हैं। अगर उन्हें ब्लीडिंग हो रही है तो हम ब्लीडिंग पे पैड्स बांध के उन्हें थोड़ी देर रोक सकते हैं, बट जो कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट्स हैं हम उन्हें नहीं रोक सकते, उनके लिए हमें तुरंत इमरजेंसी पे केयर प्रोवाइड करनी ही करनी है। ठीक है, देन नॉन अर्जेंट दैट इज ग्रीन, नॉन हम उनको थोड़ी देर रोक के हम उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना होता है। ग्रीन वाले पेशेंट जो होते हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड होकर तब उन्हें केयर मिलती है। ठीक है, हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं वो और इनको थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद हम तुरंत केयर दे सकते हैं पेशेंट्स को। ग्रीन में कौन से पेशेंट्स आते हैं? जैसे एम्बुलेंट पेशेंट होते हैं, मीन्स जो फ्रैक्चर वाले पेशेंट हो गए तो उनको हम हॉस्पिटल ले जाके उनको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन ब्लैक में कौन से आते हैं? ब्लैक में आते हैं डेड पेशेंट्स, जो डेड पेशेंट होते हैं या उनकी कंडीशन उस तरह की हो गई है कि अब उन्हें बचाना इज़ लाइक इम्पॉसिबल, तो हम उनको क्या करते हैं? ब्लैक बैंड बांधते हैं और वो डेड की कैटेगरी में होते हैं। तो ये 4 ट्राइएजेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके फेजेस होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन में पूछा गया है येलो कंडीशन कलर किस में इंडिकेट करता है? दैट इज अर्जेंट। ओके, जो थोड़ी देर वेट करके हम उनको केयर प्रोवाइड करते हैं वहीं पे। ठीक है, बिफोर द प्रोसीजर ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन कंसेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, कि कोई भी प्रोसीजर होने जा रहा है पेशेंट के साथ। ठीक है, तो जो कंसेंट फॉर्म हमें पता है कि हम कोई भी चीज़ करते हैं पेशेंट के साथ, अगर हम छोटा कुछ भी करते हैं तो हम एक कंसेंट फॉर्म लेते हैं। अगर हम पेशेंट को मेडिकेशन देते हैं तो उससे पहले हम कंसेंट फॉर्म ऑलरेडी फिल करा चुके होते हैं, साइन होता है कि मैं जो भी यहाँ पे मेडिकेशंस होंगी, जो भी केयर प्रोवाइड होंगी वो मेरे नॉलेज में है, मुझे पता है इसके बारे में, और फिर ये केयर प्रोवाइड हो रही है। तो हम पेशेंट को पहले से, तो ये किसका काम होता है? पेशेंट को सारी इन्फॉर्मेशन देना, कंसेंट फॉर्म फिल कराना, इसका फिजिशियन का फॉर्म होता है। ठीक है, हेड नर्स हम यूजुअली क्या करते हैं? हेड नर्स पे टिक करते हैं, बट इस हेड नर्स का नहीं होता है, ये फिजिशियन का काम होता है। करते कभी कभी होता है कि करते नर्सेस हैं क्योंकि उनको डॉक्यूमेंटेशन फिल कराना होता है, बट एक्चुअली में जो अच्छे हॉस्पिटल्स हो, जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे फिजिशियन जाता है, उनको समझाता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपके साथ होनी है, हम ऐसी ऐसी मेडिकेशंस आपको देंगे, तो वो कौन बताता है? फिजिशियन बताया है, ना कि हेड नर्स, ना कि नर्स। ये केवल अगर बहुत ज़्यादा होता है तो साइन ले लेते हैं कि हाँ फिजिशियन ने समझा दिया, आप इस पर साइन कर दीजिए, बस, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो CNO तो नहीं करेगा। ठीक है, देन विच न्यूट्रिएंट हैज अ लार्जेस्ट कैलोरी, यहाँ पूछा है कैलोरी के बारे में। कैलोरी किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? एनर्जी। हम कार्बोहाइड्रेट क्यों लेते हैं? एनर्जी के लिए लेते हैं। ओके, देन प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन इज फॉर टिश्यू रिपेयरमेंट। ठीक है, टिश्यू रिपेयरमेंट कहते हैं कि ना कि जो या फिर वुंड हीलिंग भी होता है। ठीक है, टिश्यू रिपेयरमेंट, वुंड हीलिंग इज अ सेम, वुंड हीलिंग। ओके, तो जब हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल कम होता है तो हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट ले लो, ऐसा ग्लूकोज ले लो, ऐसा कुछ ले लो जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन प्रोटीन में क्या होता है कि जब पेशेंट किसी फ्रैक्चर हुआ है पेशेंट को, या पेशेंट को मतलब हीलिंग की ज़रूरत है, तो हम उसे क्या करते हैं? प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। हम जब कोई इंडिविजुअल जिम जाता है, जिमिंग में क्या होता है? हम उसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि उसकी जो टिश्यू है, जो मसल्स हैं, वो ग्रो करें, तो हम उन्हें क्या देते हैं? प्रोटीन देते हैं। देन फैट किसके लिए होता है? फैट में हाई कैलोरी होता है। ठीक है, हाईएस्ट कैलोरी, फैट में हाईएस्ट कैलोरी, तो इसका आंसर होगा फैट। Then next question, in the hospital setting, who is responsible for informing the patient about surgery along with the possible outcome, risk, complication and the benefits? ये सारी चीज़ें बतानी है। ये किसका काम होता है? नर्स का, नर्स इंचार्ज का, सर्जन का, SNE का।
अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि कुछ भी पेशेंट को इन्फॉर्म करना हो, कोई भी कंसर्न फॉर्म, ये भी एक तरह का इन्फॉर्मिंग है ना, तो मीन्स कंसर्न लेना है, उनको बताना है। और स्पेशली यहाँ पे तो हम मेडिकल कंडीशन दे भी नहीं रहे, तो हम सर्जरी कर रहे हैं, तो इसके बारे में किसको सबसे ज़्यादा पता होगा? सर्जन को। तो इसका आंसर होगा सर्जन, सी। ओके, देन नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द बॉडी लाइन इज टर्म्ड एज। 4 टर्म्स हैं। सबसे पहला टर्म है अबडक्शन, देन अडक्शन, देन एक्सटेंशन, देन फ्लेक्शन। ये 4 टर्म्स हम यहीं पे समझ के यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। पहला है अबडक्शन, दूसरा है अडक्शन। तो ये 2 टर्म एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे समझ सकते हैं? अब अडक्शन मतलब क्या होता है? एडी आ रहा है, ये ऐसे इतना छोड़ दो, ये पकड़ो, एडी, ऐड मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो क्या होगा, जब हमारी बॉडी है, सपोज ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये पेशेंट का हाथ है, अगर ये हाथ बॉडी के मिड लाइन पे आ रहा है, इस साइड आ रहा है, ऐड हो रहा है, इट्स एडिंग, ठीक है, हम इस वर्ड को पकड़ेंगे, ऐड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? अडक्शन। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल ये हाथ पेशेंट की बॉडी से, ये हाथ है, ठीक है, दूर जा रहा है, ठीक है, तो इसे कहेंगे, उसका अपोजिट क्या हुआ? अबडक्शन। पेशेंट की बॉडी से ये दूर जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अबडक्शन। सब्सट्रैक्ट हो रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। अगर पेशेंट का ये हाथ है, ठीक है, पेशेंट का हाथ बॉडी के पास आ रहा है, ऐड हो रहा है ना, मिड लाइन, ये हमारी बॉडी का मिड लाइन है, तो ये बॉडी के पास आ रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब अबडक्शन हो रहा है, ठीक है, ऐड, ADD, ऐड। और अगर यही दूर जा रहा है हमारी बॉडी से, तो इसको इस चीज को कहेंगे हम अबडक्शन, ठीक है। सब्सट्रैक्ट होना मतलब दूर जाना, हमारी ये मिड लाइन से दूर जाने को कहते हैं अबडक्शन और अडक्शन। देन आता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। ये दो दूसरे टर्म्स। फ्लेक्शन में क्या होता है? जब किसी एंगल से जो जॉइंट्स होते हैं वो एंगल से फ्लेक्स होते हैं, या फिर एक्सटेंड मतलब स्ट्रेट करना होता है, ठीक है। ये स्ट्रेटनिंग होती है, स्ट्रेटनिंग ऑफ जॉइंट, स्ट्रेटनिंग ऑफ जॉइंट्स। और फ्लेक्शन में मीन्स क्या होता है कि जॉइंट को किसी एंगल पे लाना, एंगल ऑफ जॉइंट्स। मीन्स हमने अबडक्शन पढ़ा, अबडक्शन और अडक्शन मतलब दिस फॉर्म, ठीक है। अब एक्सटेंशन मतलब स्ट्रेट करना, ये जो एंगल है जॉइंट का, ये एंगल है, हम इसको स्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये आएगा एक्सटेंशन में। और अगर हम इसे किसी एंगल में ला रहे हैं, ये एक एंगल में आ रहा है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन, दिस इज अ फ्लेक्शन एंड दिस इज अ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। अगर ऐसे है अगर आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है और इमेज में अगर पेशेंट ने ऐसे किया हुआ है, तो ये हो गया फ्लेक्शन, बिकॉज हमने ये तो चीज सेम रखी है, बट ये जो एंगल है ये हमारा चेंज हो रहा है, तो ये फ्लेक्शन में आएगा, ठीक है। अगर ये ऐसे है तो ये हमारा एक्सटेंशन में आएगा। अगर ये बॉडी के पास में है, अडक्शन, बॉडी से दूर है, अबडक्शन, ठीक है। ये 4 टर्म्स। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द बॉडी मिड लाइन, मतलब बॉडी के मिड लाइन के पास में है, तो इसका आंसर क्या हुआ? अडक्शन। देन नेक्स्ट, डिस्चार्ज प्लानिंग ऑफ द पेशेंट बिगिंस। पेशेंट को डिस्चार्ज करने की जो प्लानिंग होती है वो हम कब स्टार्ट करते हैं? व्हेन अ फिजिशियन ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज। अगर फिजिशियन को लगता है कि हाँ पेशेंट अब ठीक हो गया है तो हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। या व्हेन अ फिजिशियन स्टार्ट शोइंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अगर हम उसको कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम डिस्चार्ज प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ द ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला होता है, डॉक्टर सारे ट्रीटमेंट्स लिखते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन, तो हम डिस्चार्ज प्लान करते हैं। या फिर एट एडमिशन, जैसे पेशेंट एडमिशन लेता है वैसे ही हम उसे डिस्चार्ज करने की प्लानिंग करते हैं। तो फिजिशियन के ऑर्डर फॉर डिस्चार्ज वो तो करते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कि कब बिगिन होने लगता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है हम उसका डिस्चार्ज भी प्लान करते हैं। प्लान कैसे करते हैं कि हम पूरा एक प्रोसेस बनाते हैं ना कि यहाँ मतलब ये पेशेंट केयर है, ऐसा होगा, इतने दिन में हम ये करेंगे, इतने दिन में ये करेंगे और इतने दिन में हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे। तो जैसे ही कोई न्यू पेशेंट एडमिशन लेता है उसका डिस्चार्ज प्लान तुरंत सेट हो जाता है, ठीक है।
तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके। तब तक आप पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे। और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन में पॉइंट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट कमेंट करके। अगर आप हमें चाहें तो डायरेक्ट हमें हमारी साइट पे जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।